नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब की जिला दर्शन की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जिला दर्शन में हमारा भरतपुर संभाग के बारे में बात चल रही थी, तो भरतपुर संभाग को हमने शुरू किया। तो सबसे पहले हमने सवाईमाधोपुर जिला बताया और दूसरा जिला आपको करौली बताया और तीसरा जिला आज भरतपुर बता रहे हैं। तो भरतपुर जिले के ऊपर हमारी बात हो रही है और जिला दर्शन के माध्यम से हमने कोशिश ऐसी की है कि सारी चीजों को हम समेट सकें और आप खुद महसूस करोगे कि लास्ट में जाकर के आप राजस्थान का पूरा जीके, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सारी बातें इसके अंदर आ रही हैं। सारी की सारी बातें इसमें हम दिखा रहे हैं और इसको आप देखें तो जिला दर्शन वो आपको हो सकता है किसी को पसंद नहीं आए, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके माध्यम से फ़ायदा दिलाऊं और आप जब एग्ज़ाम देंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें आपने क्या पाया है। क्योंकि इसमें मेरी जो पूरी कोशिश समाहित है वो ऐसी है कि आप अगर 3 महीने में कोई चीज़ पढ़ते हो तो वो ये 1 महीने में ही सारी हो जाएगी। और मैं अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये राय भी देना चाहूँगा कि एक बार, मेरा तो काम केवल आधा पौन घंटे का है, लेकिन आप अगर सही काम करो ना तो ये 1 दिन में पूरा होता है। तो एक बार इसको पूरी तरह से निपटा लो, उसके बाद आगे शुरू करो, ठीक है। तो जिला दर्शन में आज का जो हमारा जिला है वो भरतपुर जिला है। कौन सा जिला है? भरतपुर। सबसे पहले मैं भरतपुर की आपको लोकेशन दिखा देता हूं। ये आप देख लीजिए, भरतपुर आ गया, ये देखो भरतपुर, ठीक है। यह गिलहरी टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, गिलहरी जैसा दिखाई दे रहा है। अब इस भरतपुर के इस साइड में देखो, इधर हरियाणा है, इधर हरियाणा, ऊपर की साइड में हरियाणा है, इस साइड में यूपी है। हरियाणा और कौन सा हो गया? यूपी। भरतपुर के इस साइड में हरियाणा है और इस साइड में कौन सा? यूपी। अब इधर बोले तो उत्तर पश्चिम में अलवर आ गया। उत्तर पश्चिम में कौन सा आ गया? अलवर। इधर उत्तर पश्चिम के बाद पश्चिम में का दौसा आ गया। पश्चिम में क्या आ गया? दौसा। दक्षिण में इधर करौली आ गया। दक्षिण में क्या आ गया? करौली आ गया। कौन सा? करौली आपका दक्षिण में आ गया। तो आप देख रहे हैं, तो इसके जो इस साइड में आपका हरियाणा है, यहाँ पे कौन है? हरियाणा। यहाँ पे कौन है? यूपी। यहाँ पे कौन है? यूपी। दक्षिण में कौन है? करौली। और दक्षिण पश्चिम में कौन है? दौसा। और पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में आपका कौन सा है? अलवर। ये आपका भरतपुर जिला है। और आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो तो ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी में अपन पढ़ते हैं तो ओवरऑल ये गंगा यमुना का मैदान है। कौन सा मैदान है? गंगा यमुना का मैदान है। गंगा यमुना के मैदान वाले क्षेत्र में ये समाहित है, ठीक है। अब आप आइए, अब जिला दर्शन भरतपुर की हम बात करें तो एक बार आप आ जाइए भरतपुर पे। ये देखिए, भरतपुर का भौगोलिक परिदृश्य देखिए। इसको राजस्थान का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं और पूर्व का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं और पूर्व का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, ठीक है। ये आ जाइए, स्थिति और विस्तार के बारे में सबसे पहले बता रहा हूं। स्थिति और विस्तार दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये दक्षिण पूर्व में आपका स्थित है। आपको समझ में आ रहा है? ये गिलहरी के आकार का भरतपुर है। गिलहरी दिख रही है ना, उसके आकार का भरतपुर है। तो दक्षिण पूर्व में स्थित है, गिलहरी के आकार का है भरतपुर, ठीक है। उत्तर पश्चिम में आपने देखा हो, इसका मैप मैंने वहां नहीं बनाया। उत्तर पश्चिम में इसमें अलवर आ गया। उत्तर पश्चिम में क्या आया? अलवर, बताया था। दक्षिण पश्चिम में क्या आ गया? दौसा आ गया। दक्षिण में क्या आ गया? करौली आ गया। और दक्षिण पूर्व में धौलपुर आ गया। दक्षिण पूर्व में क्या आ गया? धौलपुर। और पूर्व में उत्तर प्रदेश और उत्तर में क्या है? हरियाणा। और उत्तर प्रदेश का आगरा और उधर हरियाणा का फरीदाबाद। वापस बोल रहा हूं, एक बार इस मैप को देख लीजिए। मैं फिर बोल देता हूं, इस मैप को देख सकते हैं। ये आपका भरतपुर है, भरतपुर। अब भरतपुर के देखो, उत्तर में, उत्तर की साइड में हरियाणा है और पूर्व की साइड में यूपी है। पूर्व की साइड में क्या है? यूपी। ये उत्तर पश्चिम हो गया तो अलवर आ गया। ये दक्षिण पश्चिम में दौसा आ गया और ये दक्षिण में क्या आ गया? करौली आ गया। और इधर दक्षिण पूर्व में आपका धौलपुर आ गया। दक्षिण पूर्व में क्या आ गया? धौलपुर। तो सेम वो स्थिति आपको बता रहे हैं। दक्षिण उत्तर पश्चिम में अलवर है, दक्षिण पश्चिम में दौसा है, दक्षिण में करौली है और दक्षिण पूर्व में धौलपुर है। और पूर्व में उत्तर प्रदेश का आगरा है और उत्तर में हरियाणा का फरीदाबाद है। ये दोस्तों पूरी की पूरी लोकेशन आपको हमने दिखाई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल 5066 वर्ग किलोमीटर है। 5066 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है।
5066 वर्ग किलोमीटर है ये क्षेत्रफल। वन क्षेत्रफल 354.36 वर्ग किलोमीटर है। 354.36 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो कुल भरतपुर का केवल 7% ही वन है। कुल भरतपुर का केवल कितना परसेंट है? 7, जबकि वन होना कितना चाहिए? 33%। कितना? 33% होना चाहिए। यहां पर नदियां देखो तो बाणगंगा है, कल करौली में जो चलने वाली नदी थी गंभीर है, और एक यहां पर रूपारेल नदी है और एक पार्वती नदी भी है। तो बाणगंगा, गंभीर, रूपारेल और पार्वती नदी यहां पे देखने को मिलती है। मैंने बोला बाणगंगा, गंभीर, रूपारेल और पार्वती नदी यहां पे देखने को मिलती है। बांध आपका बंद बारेठा है, शाही बांध है, अजान बांध है। कौन सा? अजान बांध। अब बैरने के बारे में बोले तो केवलादेव बैरने है और बंद बारेठा है, बंद बारेठा। अब आ जाइए इधर, मानवीय संसाधन में जनसंख्या घनत्व 503 है। 503 जनसंख्या घनत्व 503 है, क्योंकि आकार में तो क्या है? छोटा, क्षेत्रफल में तो छोटा है, और जनसंख्या क्या है? ज्यादा। तो यहां पे जनसंख्या घनत्व क्या है? ज्यादा। तो जनसंख्या घनत्व 503 है, जबकि राजस्थान का तो 200 ही है। अब राजस्थान का 200 तो स्वाभाविक सी बात है, यहां पे राजस्थान से वेरिएशन बहुत ज्यादा है। अब आप कहोगे क्यों? तो देखिए, एक तो गंगा यमुना वाला मैदान है, ये गंगा यमुना वाला मैदान है, तो उपजाऊ क्षेत्र है। जहां पे उपजाऊपन होता है तो वहां पे स्वाभाविक बात है जनसंख्या का प्रभाव ज्यादा होता है। लिंगानुपात 880 है, 880। अब वो लिंगानुपात कम है, जबकि हमारा 928 है, तो बहुत ज्यादा अंतर है। लिंगानुपात 0 से 6 869 है, तो राजस्थान का लिंगानुपात 888 है, 888। और साक्षरता दर इसकी 70.1 है, जबकि राजस्थान की साक्षरता दर 66.1। बोलिए, राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 66.1, तो इसकी कितनी होगी? 70.1। लिंगानुपात राजस्थान का 888, 0 से 6 वर्ष वाला, इसका 869। और ओवरऑल लिंगानुपात राजस्थान का 928, तो इसका लिंगानुपात 880। जनसंख्या घनत्व है, बोलो, जनसंख्या घनत्व 200 राजस्थान का, तो इसका कितना हो गया? 503। अब आपने देखा यहां पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, तो राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, जनघनत्व है, यानी पहला नंबर जयपुर का है। जनघनत्व में पहला नंबर जयपुर है 595, और दूसरा नंबर भरतपुर है 503। बोलो, क्लियर है क्या? 503 भरतपुर है, और तीसरा नंबर अलवर का आता है। तीसरा नंबर कौन सा आता है? अलवर। तो जयपुर, भरतपुर और अलवर का जनसंख्या घनत्व क्या है? ज्यादा। और सब आपने देखा हो तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला संभाग है। इसमें आपने देखा हो तो सवाईमाधोपुर का लिंग अनुपात भी कम है, तो आपका करौली का लिंग अनुपात भी कम है, तो भरतपुर का लिंग अनुपात भी कम है, तो आपका धौलपुर का तो ऑटोमेटिक लिंग अनुपात क्या है? कम। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको बताया। अब इसके आगे डिटेल देखिए, उसकी पूरी स्थिति बता दी। भौगोलिक और आर्थिक परिदृश्य देखिए, भौगोलिक और आर्थिक परिदृश्य इसका देखिए। भौतिक स्थिति, सबसे पहले ज्योग्राफी में टॉपिक आता है भौतिक स्थिति। कौन सा? भौतिक स्थिति। बिल्कुल क्लियर है। तो यह गंगा यमुना, आपको बताया था पूर्व में क्या है? यूपी बेल्ट है, तो यूपी में गंगा यमुना का मैदान है। तो गंगा यमुना नदी बेसिन क्षेत्र में आता है, और जिसका निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है, इसलिए यह क्षेत्र उपजाऊ है। यह क्षेत्र क्या है? उपजाऊ है। यह क्षेत्र क्या है? उपजाऊ है। आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। आर्द्रता मतलब आर्द्रता बनी रहती है जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ पे वार्षिक वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। अपने भारतीय जो विभाजन है उसके अनुसार कौन सी जलवायु में आता है? आर्द्र जलवायु में आता है। मृदा ऑटोमेटिक है। जल को ओढ़ करके नदियां आ रही है, जल को ओढ़ कर आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? जलोढ़। तो जलोढ़ और कच्छारी मृदा है। यहाँ पे जलोढ़ और कच्छारी मृदा है। और जलोढ़ और कच्छारी मृदा कौन से संभाग में है? तो भरतपुर संभाग में। कौन से में? भरतपुर संभाग में। ठीक है। और वनस्पति में पतझड़ के वन है, ढाक और प्लास के वन है। ढाक और प्लास के वन है। पतझड़ वन है क्योंकि यहाँ पे आर्द्रता भी बनी रहती है और कुछ शुष्क क्षेत्र भी है, तो पतझड़ वन भी है। और दूसरा आपका कौन सा? ढाक और प्लास के वन भी है। जो नदी घाटी क्षेत्र होता है ना, उसमें आपका ढाक और प्लास के वन देखने को मिलते हैं, जिसको जंगल की ज्वाला बोलते हैं। खस घास यहाँ पे है। खस एक पमरोजा घास है, पामरोजा घास है। एक धोकड़ा वन है जो जलाने की क्या है? लकड़ी। खस घास है,
पामरोजा भी एक घास ही है और एक धोकड़ा क्या है, वन है। धोकड़ा क्या है, वन यहां पे देखने को मिलता है। तो देखिए भौतिक स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ की जलवायु आप देख सकते हैं, यहाँ की मिट्टी देख सकते हैं, वनस्पति आप देख सकते हैं और वन उत्पाद भी देख सकते हैं, खस, पामरोजा और धोकड़ा। अब वन्य जीव और जैव विविधता में देखिए, यहाँ का वन्य जीव आपको सारस बताया था। कौन सा बताया था, सारस। एक अभ्यारण्य आपको बंद बारेठा बताया। कौन सा, बंद बारेठा 1985 में बना था। ये बयाना पक्षियों के लिए फेमस है। बयाना पक्षियों के लिए क्या है, फेमस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ का प्रसिद्ध अभ्यारण्य केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है, जो घना भरतपुर में है। घना भरतपुर में है। और ये आरक्षित क्षेत्र में तो शामिल किया गया था 56 में कब, कहां पे, किस में शामिल किया गया था, आरक्षित। बाद में पता है रामसर आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था 1971। रामसर कहां पर है, ईरान। उसमें आपका वेटलैंड में हमारे राजस्थान के 2 क्षेत्र शामिल हुए थे। राजस्थान के कितने क्षेत्र शामिल हुए थे, 2। एक आपका सांबर और एक आपका कौन सा, भरतपुर। तो वेटलैंड में भी ये शामिल हुआ 1971 में। वेटलैंड में शामिल राजस्थान के 2 क्षेत्र हैं, सांबर और कौन सा, घना। 81 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना, नेशनल पार्क बना, और 1985 में यह विश्व धरोहर बना, ठीक है। सघन वनस्पति के कारण इसको घना कहा गया। यहां पे सघन वनस्पति है इसलिए इसको घना कहा गया, ठीक है। और हमारे देश का पक्षी विज्ञानी कौन था, तो सलीम अली था। तो सलीम अली का पक्षी संग्रहालय भी है यहाँ पे, सलीम अली पक्षी संग्रहालय भी है यहाँ पे, ठीक है। और सौर ऊर्जा से संचालित पहला अभ्यारण्य है ये। सौर ऊर्जा से संचालित क्या है, पहला अभ्यारण्य। आप जानते हो ये साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है, जो यहाँ पे प्रजनन के लिए आते हैं। क्या कहते हैं, प्रजनन के लिए आते हैं, इसलिए इसको एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली भी कहा गया है। एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली भी कहा गया है। और यह साइबेरियन क्रेन है ना, यह एक ईमानदार पक्षी माना जाता है। ईमानदार का मतलब आपका यह है कि अपने जीवन काल में केवल एक नर अपनी एक ही मादा के साथ प्रजनन करता है, बाकी नहीं करता। तो इसको ईमानदार पक्षी के रूप में माना गया है साइबेरियन क्रेन को। और इसलिए एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली कौन सी है, तो घना। भगवान शिव का यहाँ पे प्राचीन मंदिर होने के कारण इसका नाम केवलादेव रखा गया। कैलाश के नाम से केवलादेव रखा गया। कौन सा रखा गया, केवलादेव रखा गया। तो मैंने बोला घना होने के कारण, इसमें वनस्पति ज्यादा होने के कारण तो घना रखा गया, और वैसे इसका नाम क्या रखा गया, केवलादेव, ठीक है। और झील, यहाँ पे एक झील है जिसमें जलमानस दुबलाव भी रहते हैं। और यहाँ पे बाणगंगा नदी और गंभीर नदी, कौन सी, गंभीर नदी और बाणगंगा नदी का पानी पहुंचता है। और वहां पर एक अजान बांध बना हुआ है, और अजान बांध के बाद में मोतीसिर झील है, उसके माध्यम से यहाँ पे पानी पहुंचाया जा रहा है। यहाँ का एक खस घास है और कदम का क्या है, वृक्ष है। कदम का क्या है, वृक्ष और खस घास है। तो दोस्तों पूरा का पूरा केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य आ गया, एक भी चीज छोड़ी नहीं गई है, ठीक है। तो बंद बारेठा अभियान, बंद बारेठा और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य आ गया। अब मैंने बोला देखिएगा, पहला नंबर भौतिक स्थिति यहाँ की क्या है, जलवायु यहाँ की क्या है, मिट्टी यहाँ की कैसी है, और वनस्पति यहाँ पे कैसी है, और ध्यान दीजिएगा जैव विविधता यहाँ की कैसी है। अब जल संसाधन के ऊपर आइए। जल संसाधन देखिएगा, जल संसाधन में एक तो हम नदियां लेते हैं, एक आप नदियों के बाद बांध लेते हैं, और बांध के लिए बाद पेयजल परियोजना लेते हैं। तो नदियों में मैंने पहली नदी बाणगंगा बताई। कौन सी, बाणगंगा। अर्जुन के बाण से उत्पन्न गंगा। अर्जुन ने अपने बाण से, आपको पता है पांडव आपके विराटनगर के राजा के यहाँ पे ठहरे थे, तो अर्जुन ने अपनी बाण से मतलब पानी निकाला, तो उसको अर्जुन के बाण से उत्पन्न गंगा कौन सी होगी, बाणगंगा, ठीक है। और ये रुंडल सरिता के नाम से भी जानी जाती है। आंसुओं की गंगा, कौन सी, आंसुओं की गंगा रुंडल सरिता के नाम से भी जानी जाती है। इसका उद्गम एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा था, रुंडल सरिता किस नदी को कहा गया है, तो बाणगंगा। उद्गम स्थल इसका बेराट है। उद्गम कहां पर है, बेराट। बेराट के बाद ये बेराट जयपुर में है। जयपुर के बाद ये दौसा में आती है। दौसा के बाद भरतपुर। भरतपुर में घाना तक पहुंच जाती है, घना तक पहुंच जाती है।
अगर पानी ज्यादा होता है तो फतेहाबाद यूपी में यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। यमुना किस में मिलेगी? गंगा में। और गंगा कहां पर गिरेगी? बंगाल की खाड़ी। अतः ये भी कहां पर गिरने वाली नदी है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इसका मिलन यमुना में कहां पर होता है? तो फतेहाबाद यूपी, फतेहाबाद यूपी। ये घना भरतपुर में तक पहुंचती है। बाद में दौसा है, इधर जयपुर बैराठ में उसका उद्गम स्थल है। इसकी सहायक नदियां हैं सूरी, शावा और पालासान। इसकी सहायक नदियां कौन सी होगी? सूरी, शावा और पालासान। बोलो, उद्गम बैराठ जयपुर है, जयपुर के बाद दौसा आई, दौसा के बाद घना भरतपुर आई, घना भरतपुर के बाद पानी होता है तो ये यमुना में मिल जाती है। ठीक है, यमुना में। अब उसके बाद दूसरी नदी है रूपारेल। रूपारेल को बराहा नदी भी बोलते हैं। बराहा नदी, रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, अलवर से, और भरतपुर में आती है। तो भरतपुर, और ये भी यूपी में, मतलब यमुना में मिलने वाली नदी है, यानी बंगाल की खाड़ी वाली नदी है। एक पार्वती नदी। अब तुम लोग बोलोगे पार्वती उधर चंबल की सहायक भी आई थी, तो वह 2 नदियां भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो ये पार्वती नदी का उद्गम स्थल है रामपुरा लांगरा। रामपुरा लांगरा कहां पर है? करौली। कहां पर है? करौली। और करौली से भरतपुर और धौलपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर में बहती हैं। करौली, भरतपुर और धौलपुर में बहती हैं। और एक नदी आपको कल गंभीर बताई थी, गंभीर का करौली में उद्गम था, लेकिन वो नदी भी आपका भरतपुर में आती है। गंभीर भी कहां पर आती है? भरतपुर में आती है। तो यहां की नदियां कौन कौन सी होगी? बोलो, एक तो बाणगंगा होगी, एक आपकी रूपारेल होगी, एक गंभीर होगी, और एक आपकी पार्वती होगी। बोलो, क्लियर है क्या? पार्वती होगी। रोजाना 9 बजे क्लास होती है राधा कुमारी, रोजाना 8 बजे करंट अफेयर की। तो बोलो, क्लियर है? आप आइए। एक नदी बाणगंगा है यहाँ पे, एक रूपारेल है, एक पार्वती है, और एक आपको गंभीर बताई थी। ठीक है, अब आप आइए। यहाँ का बांध है जान बांध, अभी बताया था जान बांध। एक बंद बारेठा, एक मोती झील। ये मोती झील के बारे में मैं बता रहा था कि अजान बांध का पानी मोती झील में डाल करके भी घना तक पहुंचाया जाता है, घना तक पहुंचाया जाता है। एक बंद बारेठा अभियान। ठीक है, पेयजल परियोजना देखिए, आगरा पड़ोस में पड़ता, तो आगरा में यमुना नदी पर एक नहर बनी हुई है। आगरा में यमुना नदी पर एक नहर बनी हुई है। तो आगरा का जो नहर है वो भरतपुर में पानी लाया जा रहा है, जिसको भरतपुर नहर के नाम से भी जाना जाता है। आगरा नहर भी बोल सकते हो। यमुना नदी पर आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था, अभी बताया, ये भरतपुर, ये राजस्थान है, और ये राजस्थान में ये भरतपुर आ गया। अब भरतपुर के इस साइड में गुड़गांव है, हरियाणा है, हरियाणा, ये हरियाणा आ गया, हरियाणा, और ये आ गया यूपी। अब यूपी में यमुना है, यमुना है, तो यमुना का पानी यूपी से आगरा नहर के रूप में भरतपुर में आ रहा है, और बाद में ये यमुना हरियाणा में जाती है, तो गुड़गांवा नहर के रूप में आ रहा है। कौन सा? गुड़गांवा। तो यमुना का पानी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, आगरा नहर भरतपुर नहर के नाम से यमुना नदी का पानी आ रहा है। गुड़गांवा नहर, यमुना नदी का पानी कामा और डीग को मिल रहा है, कामा और डीग को मिल रहा है। तो ये यहाँ की पेयजल परियोजनाएं हैं। कौन सी? पेयजल और सिंचाई परियोजनाएं भी हैं। पेयजल और कौन सी? सिंचाई परियोजना। सिंचाई और पेयजल परियोजना दोनों हैं। एक तो कौन सी? आगरा नहर, एक कौन सी? गुड़गांवा नहर। कौन सी? गुड़गांवा नहर। आगरा नहर और कौन सी? गुड़गांवा नहर। यहाँ पे जान बांध है, बंद बारेठा है, और मोती झील है, मोती झील। आगे चलिए, आगे देखिए, खान और खनिज की दृष्टि से देखें तो आजकल काफी फेमस है लाल और सफेद पत्थर। लाल और सफेद पत्थर है, वो गुलाबी पत्थर भी बोल सकते हैं। ये बंद बारेठा जो अभयारण्य है वहां पर है, और स्थान का नाम है बंसी पहाड़पुर। और आपको पता है, ये आजकल अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें काफी प्रयोग हो रहा है, तो ये इसलिए भी एक चर्चित है। ठीक है, परिवहन की दृष्टि से देखें तो पहली सड़क राजस्थान में आगरा से भरतपुर में ही आई थी। पहली सड़क राजस्थान में आगरा से भरतपुर ही आई थी। और यहां पे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा चल रहा है? NH11 आप जानते हो, आगरा से भरतपुर चलेगा। यह आगरा से भरतपुर, और भरतपुर से कौन सा? दौसा। और आपको हमने बताया था कि आपको देखो दौसा बताया था। अब दौसा से ही दौसा से देखो 11A, ये दौसा से मनोरपुर, और मनोरपुर जाकर के NH8 में मिल जाता है।
और 11B आपको बताया था NH 11B, ये मैंने बोला था कि यहां पे लालसोट, गंगापुर, सवाई माधोपुर, ये आपका कौन सा ये जा रहा है। तो आपको वो उस समय बताया था, दौसा में 2 फट गए, तो 11A और 11B, 11A और 11B बिल्कुल क्लियर है। दौसा के बाद आप जयपुर आए, जयपुर के बाद सिक्कर और बीकानेर तक ये जाता है NH 11, बोलो क्लियर है क्या। और मैंने कहा 2 इसके अलग अलग हो गए, दौसा से एक 11A छंट गया, तो दौसा मनोहरपुर हो गया, वो NH 8 में जाकर के मिल गया दिल्ली वाले में। और इधर NH 11B है, वो लालसोट, गंगापुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर होते हुए चला गया। तो ये आपका उसका परिवहन का भी आपको बताया है। अब देखिए दोस्तों, कृषि में आ जाइए और पशुपालन और उद्योग और व्यापार, एक भी चीज नहीं छोड़ी है, एक भी चीज नहीं छोड़ी है। कृषि में सरसों यहां पे ज्यादा होता है, सरसों ज्यादा होता है, बिल्कुल क्लियर है। सरसों रबी की फसल है। सरसों किसकी फसल है भाई दोस्तों? रबी की। और सरसों अलवर और भरतपुर में होती है, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। JRF इशिता शर्मा, मनोहरपुर जयपुर में है या दौसा में? मनोहरपुर जयपुर में आता है, मनोहरपुर शाहपुरा, मनोहरपुर टोल है ना, टोल तक आता है वो, देखिएगा। सरसों रबी की फसल है, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में होती है। एक तुलसी है ना, तुलसी अपना आजकल चाय में पीते हैं ना कोरोना के कारण, तो तुलसी, ये भी अलवर और भरतपुर में, अलवर और भरतपुर में। आलू भी भरतपुर में, आलू भी कहां पर है? भरतपुर में। और नींबू भी क्या है? भरतपुर में। तो बोलो, नींबू भरतपुर में है, आलू भरतपुर में है, आलू भरतपुर में है, और आपका कौन सा? नींबू, आलू, तुलसी और सरसों के लिए भरतपुर फेमस है। तो ये टोटल आपकी बात आती है। आ गया। अब मैंने बोला, और यहीं पर सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ था। सहकारिता आंदोलन सबसे पहले भरतपुर में शुरू हुआ था 1904 में। आपको पता है, पहली सहकारी समिति तो बनी थी बिनाए अजमेर में। पहली सहकारी समिति तो कहां पर बनी थी? बिनाए अजमेर में। लेकिन मैंने बोला पहला सहकारिता आंदोलन कहां पर शुरू हुआ था? भरतपुर में 1904 में। अब मैं वापस बोल रहा हूं, सरसों आपकी कहां पर है? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। तुलसी आपकी कहां पर है? अलवर, भरतपुर में। आलू कहां पर है? आलू भरतपुर में। और नींबू भी कहां पर है? भरतपुर में। ये टोटल आपकी बात है। अब पशुपालन में आ जाइए। गोवंश में मेवाती या कोठी गाय, इसको मेवाती गाय भी बोलते हैं, क्योंकि मेवात क्षेत्र में मिलती है इसलिए तो मेवाती बोलते हैं। वैसे इसको क्या बोलते हैं? कोठी। क्या बोलते हैं? कोठी। ये कहां पर मिलती है? अलवर और भरतपुर में। जखराना बकरी अलवर और भरतपुर में। और सुअर सबसे ज्यादा कहां पर है? भरतपुर में। सुअर भी सबसे ज्यादा कहां पर है? भरतपुर में। और जखराना बकरी आपकी कहां पर है? अलवर और भरतपुर में। और कोठी गाय भी आपकी अलवर और भरतपुर में। अलवर और भरतपुर, बोलो क्लियर है क्या? कोठी गाय, ठीक है। उद्योग और व्यापार में आ जाइए। तेल और घानी उद्योग भरतपुर का फेमस है, और तेल और घानी उद्योग भरतपुर का फेमस है। भरतपुर में भी एक तेल आपका कौन सा है? इंजन मार्का। कौन सा? इंजन मार्का तेल फेमस है। इंजन मार्का, ध्यान दीजिएगा, इंजन मार्का तेल फेमस है, इंजन मार्का। तो तेल घानी उद्योग आपका भरतपुर का फेमस। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान शेवर भरतपुर में है। शेवर कहां पर है? भरतपुर। तो शेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान है। जैविक खाद का कारखाना है नदबई। नदबई कहां पर है? भरतपुर। सिमको वैगन फैक्ट्री है, पुरानी फैक्ट्री है, 57 में बनी थी सिमको वैगन फैक्ट्री। कहां पर है? भरतपुर में। सिमको वैगन जो रेल के डिब्बे बनाती है, रेल के क्या बनाती है? डिब्बे। तो सिमको वैगन फैक्ट्री है, वो भी आपकी कहां पर है? भरतपुर में है, सिमको वैगन, ठीक है। आगे चलिए। गुरु नानक स्टील मिल है, वो कहां पर है? भरतपुर में। गुरु नानक स्टील मिल, ये पुरानी कंपनियां हैं। सिमको वैगन फैक्ट्री कहां पर है? भरतपुर में। और जैविक खाद का कारखाना भी कहां पर है? भरतपुर में। और एक आपका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान है। तेल घानी उद्योग यहां का फेमस है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कृषि आ गया, पशुपालन आ गया, उद्योग और व्यापार आ गया। और इस क्षेत्र में मेवात क्षेत्र में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? मेवात। तो यहां पे मेवात क्षेत्र के विकास के लिए मेवात विकास योजना चल रही है। मेवात क्षेत्रीय विकास योजना चल रही है। शुरुआत इसकी 1986-87 में हुई। और मेवात में 2 जिले आते हैं, कौन से? अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर के 12 खंडों में ये मेव जाति निवास करती है। तो वहां पर इनके विकास के लिए अलवर और भरतपुर में आपके कौन सा? मेवात क्षेत्रीय विकास योजना चल रही है, जो भरतपुर के डीग, कामा और नगर में है। डीग, कामा और कौन सा? नगर। डीग, कामा और कौन सा? नगर में चल रही है। तो मेवात क्षेत्रीय विकास योजना सुन लो, ये सारी क्षेत्रीय विकास योजना ऑटोमेटिक आ रही है।
आपने डांग एरिया पढ़ा था तो डांग विकास योजना आई थी, उसी प्रकार से मेवात क्षेत्रीय विकास योजना। और राजस्थान में कृषि का मुख्यालय भी आपका कहां पर है? भरतपुर में। तो दोस्तों ये ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की सारी बातें हो गई। अब आते हो आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आप बात करते हो, कौन से में? ऐतिहासिक। इतिहास क्या कहता है? इतिहास तो यहां का जो राजस्थान का पूर्वी भाग में जाट वंश का राज था। किसका राज था? जाट का, जाटों का राज था, जाटों का। ठीक है, भरतपुर, धौलपुर और डीग, भरतपुर, धौलपुर और डीग में जाटों का राज था। और यहां के जाट शक्ति का जो उत्थान हुआ था वो औरंगजेब के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? औरंगजेब। मतलब औरंगजेब के समय यहां पे जाट शक्ति का क्या हुआ? उत्थान। और यहां पे भरतपुर, धौलपुर और कौन सा? डीग। और वो कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले गोकुल जाट आया। मथुरा का गोकुल जाट था, मथुरा का गोकुल जाट था, जो जिसने औरंगजेब के यानी मुगल शासन का विरोध किया था। मथुरा का गोकुल जाट। तो मथुरा क्षेत्र के जाटों ने एक स्थानीय जाट जमींदार गोकुल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? गोकुल के नेतृत्व में पहला हिंदू विद्रोह किया था। पहला हिंदू विद्रोह का मतलब आपका है, हिंदुओं का विद्रोह मुसलमानों के प्रति या मुगलों के प्रति था। तो जो किसने किया? गोकुल जाट ने, गोकुल जाट ने। बाद में राजाराम जाट आया। राजाराम जाट ने दूसरा विद्रोह किया था। कौन सा विद्रोह किया था? दूसरा विद्रोह किया था। राजाराम के नेतृत्व में दूसरा असंगठित विद्रोह हुआ। और बाद में आमेर का जो बिशन सिंह था ना, राजाराम को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। और बिशन सिंह किसके कहने पर? औरंगजेब के कहने पर बिशन सिंह ने इसको परास्त कर दिया। ठीक है, तो पहला गोकुल जाट आया, बाद में राजाराम जाट आया, बाद में चूड़ामन जाट आया। कौन सा आया? चूड़ामन। औरंगजेब की मृत्यु तक मुगलों से विद्रोह करता रहा। तो पहला जाट कौन सा है? बोलो, पहला जाट कौन सा? गोकुल जाट। बाद में कौन सा? राजाराम जाट। और राजाराम जाट के बाद कौन सा? चूड़ामन जाट। कौन सा? चूड़ामन जाट। बिल्कुल क्लियर है, चूड़ामन जाट। तो औरंगजेब की मृत्यु तक मुगलों से इन्होंने क्या किया? विद्रोह किया। और भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन ने स्थापित की थी। गोकुल जाट और राजाराम जाट तो संबंधित कहां से हो गए? मथुरा से रिलेटेड हो गए। तो चूड़ामन ने भरतपुर में जाट साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना, जाट साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, और मोहम्मद शाह के आदेश पर सवाई जज सिंह ने चूड़ामन को क्या किया था? परास्त। मोहम्मद शाह कौन सा हो गया? मुगल शासक, मुगल शासक, समझ गए। औरंगजेब के बाद उसका बेटा कौन आया था? मोहम्मद शाह आया था। तो उसके आदेश से सवाई जज सिंह ने चूड़ामन को क्या किया था? परास्त किया था। तो चूड़ामन आ गया। बाद में आया बदन सिंह। कौन सा? बदन सिंह। चूड़ामन का भतीजा था और उसका उत्तराधिकारी था बदन सिंह। तो बदन सिंह को जयपुर नरेश सवाई जज सिंह ने डीग की जागीर देकर परिवार में फूट डाल दी और ब्रजराज की उसको उपाधि दी। डीग की तो क्या दी? जागीर, यानी अपने अंडर में ले लिया, डीग की जागीर दी। और ब्रजराज की क्या दी? उपाधि। किसको? बदन सिंह को। और उन्होंने डीग, कुमेर और भरतपुर और बेर के नए दुर्ग बनाए। बाद में आया सूरजमल। और सूरजमल जाट जाति का प्लेटो है। इनकी बुद्धिमत्ता के कारण, इसकी वीरता के कारण इसको जाट जाति का प्लेटो या अफलातून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफलातून। इसके दरबार में मंगल सिंह था जिसने सुजान संबत विलास लिखी है। सुजान संबत विलास। अब्दाली ने मराठों, अब्दाली का सामना मराठों ने किया। मतलब अब्दाली का सामना किसने किया था? मराठों ने। और 50,000 मराठा एक बार किसके पास शरण में आ गए थे? सूरजमल के पास आ गए थे। और सूरजमल को अब्दाली ने धमकी दी, लेकिन अब्दाली की चेतावनी की परवाह किए बिना मराठों को सौंपने से इन्होंने क्या कर दिया? मना। और महाराजा सूरजमल के समय जाट राज्य चरमोत्कर्ष पर था। इसने, सूरजमल ने 1761 में आगरा के किले पर भी क्या कर लिया था? अधिकार। आगरा के किले पर भी अधिकार कर लिया था सूरजमल। बिल्कुल क्लियर है। तो जाट जाति का प्लेटो या अफलातून किसको कहते हैं? सूरजमल को। सुजान संत विलास किसकी है? मंगल सिंह की। और महाराजा सूरजमल के समय जाट वंश क्या था? चरमोत्कर्ष पर था। अब देखिए, सबसे पहले विद्रोह करने, मुगलों का विद्रोह करने वाला है हिंदू विद्रोह किसने किया था? तो गोकुल जाट ने। बाद में कौन है? राजाराम जाट। चूड़ामन जाट ने भरतपुर में जाट वंश की स्थापना करी। और बाद में आपका बदन सिंह को सवाई जज सिंह ने डीग की जागीर दे दी, तो डीग आ गया और ब्रजराज की उपाधि दी। और बाद में सूरजमल है ना, इनका मेन राजा है जिसके समय सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। ठीक है, अब सूरजमल के बाद जवाहर सिंह रिया है। तो जवाहर सिंह सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज्य की शक्ति में क्या हो गया? क्षीण हो गई। यानी सूरजमल के बाद जवाहर सिंह वगैरह आए तो ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गए। तो ये तो दोस्तों इनका इतिहास है, जोंडल वे में इतिहास है। अब
ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भरतपुर की क्या पोजीशन थी, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर की क्या पोजीशन थी, किसान आंदोलन के समय भरतपुर की क्या पोजीशन थी, प्रजामंडल आंदोलन के समय भरतपुर की क्या पोजीशन थी, और एकीकरण के समय क्या पोजीशन थी। तो देखिए, ब्रिटिश और भरतपुर, आपको पता है लॉर्ड वेलेस्ली था, उन्होंने एक सहायक संधि चलाई थी। कौन सी संधि? सहायक संधि का मतलब होता है कि चाहो तो, मतलब अंग्रेजों ने कहा कि तुम लोग हमारे सबॉर्डिनेट बन जाओ, रियासतों को कहा तुम सबॉर्डिनेट बन जाओ, फिर तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो उस संधि को स्वीकार करने वाले लोग सबॉर्डिनेट संधि में शामिल हो गए। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि 1798 से 1803 तक चली। उसके अंतर्गत 1803 में भरतपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ पहली संधि की। मतलब वो मैत्री संधि अलग है, जो हम बात कर रहे थे ना, करौली अंग्रेज राजपूत मैत्री संधि, वो तो 1817 में हुई थी। उसमें तो सबसे पहले करौली था, और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहले कौन था? भरतपुर था, और भरतपुर के बाद अलवर आया, बाद में कौन आया? धौलपुर। तो वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाली जो रियासत थी वो कौन थी? बोलो। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाली पहली रियासत भरतपुर है, बाद में कौन सी है? अलवर है, बाद में कौन सी है? धौलपुर है। ये तो हो गया आपका ब्रिटिश शासन। तो ये सहायक संधि में शामिल हुए थे। 1857 की क्रांति में भरतपुर का क्या रोल है? भरतपुर में भी विद्रोह हुआ था 31 मई 1857 को। मथुरा के हुड्डल के सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह किया था। उस समय भरतपुर में जसवंत सिंह राजा था। समझ गए? जसवंत सिंह राजा था, वो नाबालिग था। क्या था? नाबालिग। ठीक है। गोड नाइस्ट में करौली क्या है? भरतपुर महाराज उस समय कौन था? बोलो। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का महाराजा कौन था? जसवंत सिंह। वो नाबालिग था, और नाबालिग होने के कारण वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन के हाथ में शासन था। मेजर मॉरिसन के हाथ में क्या था? शासन। मैंने क्या कहा? 1857 की क्रांति के समय वहां पर राजा कौन था? तो जसवंत सिंह था। और जसवंत सिंह कौन था? नाबालिग था। क्या था? नाबालिग था। तो नाबालिग होने के कारण वहां का शासन मेजर मॉरिसन के हाथ में था। और भरतपुर की प्रजा कौन थी? गुज्जर, और कौन थी? मेवाती जनता थी। उन्होंने विद्रोहियों का, हुड्डल के सैनिकों का क्या दिया? साथ दिया। तब मॉरिसन यहां से भाग गया। तो मैंने क्या कहा? भरतपुर में विद्रोह किसने किया था? तो हुड्डल के सैनिकों ने किया था। मथुरा के हुड्डल के सैनिकों ने किया, और हुड्डल के सैनिकों ने किया। भरतपुर में उस समय राज किसका था? तो जसवंत सिंह का। लेकिन वो नाबालिग होने के कारण राज कौन देख रहा था? तो पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन देख रहा था। और मैंने कहा यहाँ की गुज्जर जाति और मेवाती जाति ने विद्रोहियों का क्या दिया? साथ दिया। तब वो स्वाभाविक बात है, कौन भाग गया? मॉरिसन भाग गया। तो यह भरतपुर की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में है। किसान आंदोलन, यहाँ पे दो आंदोलन हुए। एक तो मेवो ने आंदोलन किया, मेवो ने किसान आंदोलन किया। मेवो ने 1932-33 में डॉक्टर मोहम्मद अली और चौधरी यासीन खान के नेतृत्व में। मेव नेता कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद अली और यासीन खान के नेतृत्व में मेव आंदोलन किया गया। मेव आंदोलन। और एक लंबरदार आंदोलन हुआ 1931 में, जो भोजी लंबरदार के नेतृत्व में किया गया। तो मेव आंदोलन, एक आपका कौन सा? लंबरदार आंदोलन। मेव आंदोलन और लंबरदार आंदोलन 1931, 32 और 33। 1931, 32 और 33 मेव आंदोलन, और कौन सा है? लंबरदार आंदोलन। तो मेव आंदोलन डॉक्टर मोहम्मद अली और चौधरी यासीन खान के नेतृत्व में, लंबरदार भोजी लंबरदार के। अब आइए प्रजामंडल देखिए। प्रजामंडल के समय वहां का महाराजा कौन था? किशन सिंह। ठीक है। तो किशन सिंह था। किशनलाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। किशनलाल जोशी के नेतृत्व में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई, 38 में। और उसका अध्यक्ष किसको बनाया? गोपीलाल यादव को। उपाध्यक्ष किसको बनाया? तो ठाकुर देशराज को। और कोषाध्यक्ष किसको बनाया? तो मास्टर आदित्येंद्र को। किशनलाल जोशी के प्रयासों से 38 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। अध्यक्ष कौन था? गोपीलाल यादव। उपाध्यक्ष कौन था? ठाकुर देशराज। कोषाध्यक्ष कौन था? मास्टर आदित्येंद्र। हो गया। और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महिला सत्याग्रहों में किसने भाग लिया था? सरस्वती बोहरा ने। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, तब भरतपुर से महिला सत्याग्रह के रूप में किसने भाग लिया था? तो सरस्वती बोहरा ने दिया। तो ये प्रजामंडल भरतपुर है। आगे आइए, एकीकरण और ये भरतपुर मत्स्य संघ का भाग था। ये 18 मार्च 1948 को
मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ और इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है। और इसका उद्घाटन लोहागढ़ किले में भरतपुर में हुआ था। लोहागढ़ किला कहां पर है? भरतपुर, वहीं पर हुआ था। और उसके उद्घाटन का विरोध जो किया था किसान नेता देशराज ने किया था। किसान नेता देशराज ठाकुर, आप दिखाई दे रहा है ठाकुर देशराज, जो कौन था? तो प्रजामंडल का उपाध्यक्ष था। प्रजामंडल का क्या था? उपाध्यक्ष था। और उस समय महाराज कौन थे? तो एकीकरण के समय महाराज कौन थे? ब्रजेंद्र सिंह। कौन थे? ब्रजेंद्र सिंह। मत्स्य संघ, अब देखिए भरतपुर का जो किस में समाहित हुआ था? भरतपुर एकीकरण में किस में समाहित हुआ था? तो मत्स्य संघ में। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली से मिलकर के, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली से मिलकर के क्या बना था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली से मत्स्य संघ बना था। उद्घाटन कहां पर हुआ था? लोहागढ़। लोहागढ़ भरतपुर में हुआ था। जिसका विरोध किसने किया था? तो किसान नेता देशराज ने। और उस समय महाराजा कौन था? तो ब्रजेंद्र सिंह। प्रजामंडल के समय महाराजा कौन था? किशन सिंह। और किशनलाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर प्रजामंडल की क्या की गई थी? स्थापना। जिसका अध्यक्ष कौन बना था? गोपीलाल यादव। उपाध्यक्ष कौन बना था? ठाकुर देशराज। भारत छोड़ो आंदोलन में महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो सरस्वती बोहरा। अच्छा, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन हुआ तब आपके मेव आंदोलन, कौन सा? मेव आंदोलन किसने? मोहम्मद अली और चौधरी यासीन खां के नेतृत्व में। और लंबरदार आंदोलन भोजी लंबरदार के नेतृत्व में। और 1857 की क्रांति के समय राजा कौन था? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह नाबालिग था तो उसका कौन राज देख रहा था? तो मोरिसन देख रहा था। मोरिसन देख रहा था तो उसको जनता ने, गुर्जर जनता और मेवाती जनता ने भगा दिया और हुडल के सैनिकों ने यहां पे विद्रोह किया। ब्रिटिश और भरतपुर। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो भरतपुर 1803 में। बाद में कौन है? अलवर और धौलपुर। और सूरजमल के समय इनका चरम है। सूरजमल के समय इनका क्या है? चरम है, स्वर्ण काल है, गोल्डन पीरियड है। और गोल्डन पीरियड है, लेकिन सूरजमल के बाद इनका गोल्डन पीरियड क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और मैंने बोला सूरजमल हो गया। और चूड़ामन जाट ने भरतपुर में जाट राज्य की क्या करी थी? स्थापना। जाट राज्य की क्या की थी? स्थापना। और सबसे पहला विद्रोह किया था वो गोकुल जाट ने, और बाद में कौन सा? राजा राम ने। ये टोटल आपका दोस्तों इतिहास होता है। तो देखिए, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इतिहास है, तीनों हो गए। कल मैं इसका एक भाग और बताऊंगा क्योंकि लंबा चौड़ा हो गया। कल एक भाग और होगा कल्चर। कौन सा? कल्चर और प्रशासन। कल्चर और कौन सा? राजनीतिक गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है तो वो भी बताएंगे, प्रमुख व्यक्तित्व भी बताएंगे। तो कल इसका एक भाग और होगा और उसके बाद धौलपुर भी बता देंगे। तो ये दोस्तों आज का था। हो सकता है मैंने कोशिश पूरी की है, आपको पसंद आया होगा, लेकिन आप खुद महसूस करोगे। आप कितनी भी हिस्ट्री पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, लास्ट में काम की चीज इसी में आ रही है, जिसमें थोड़ी थोड़ी चीजें, सब चीजों को मैंने जानकारी दी है। तो ज्योग्राफी भी आ गई, हिस्ट्री भी आ गई और इकोनॉमिक्स भी आ गई। तो मैं अपेक्षा करता हूं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। एक एक कैंडिडेट इसको आगे बढ़ाएं जिससे कंटिन्यू चलता रहे। और मेरी कोशिश है, बाकी लाइक डिसलाइक का तो आपका है। तो अब आप कोई भी सुझाव और समस्या बताना चाहें मेरे को बता सकते हैं। कल इसका आगे का भाग एक और होगा। नरेंद्र शर्मा थैंक यू, तेजवीर सिंह थैंक यू, नरेश रेसवाल थैंक यू, अशोक कुमार मीणा गुड मॉर्निंग, राधा कुमारी सर जी रीट कब हो सकती है? रीट क्या है? एक बार जान बचाओ, रुक जाओ, एक बार है वो पढ़ते रहो, ध्यान ही मत दो। कर्म पे अधिकार है हमारा, फल पे नहीं है। एक बार कर्म करते जाओ क्योंकि ये सबके साथ ही हो रहा है। मैंने क्या बोला? जब तक ये कोरोना बस में नहीं आता आगे की बात नहीं होगी। JRF इशिता थैंक यू, ज्ञान सिंह थैंक यू, रचना रावत थैंक यू, राधा कुमारी थैंक यू, अशोक कुमार मीणा थैंक यू। तो आगे देखिए, हरपुल सिंह करौली भी थोड़ा सा बचा है, हाँ कल बता देंगे, वो 2 पन्ने घर पे रह गए, कल बता देंगे। परशुराम महावर थैंक यू, डॉक्टर धीर सिंह हृदय तल से आभार थैंक यू, और अभय कुमार ओके सर जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, तो आप जो भी है और वीडियो को आगे ना जरूर बढ़ाएं, शेयर जरूर करें। मेरे को लगेगा कि भाई अब को कुछ भी नहीं है तो मैं इसको रोक दूंगा। सर जी आप ऐप पर जो इकोनॉमिक्स की क्लास डाली जा रही है अभी वो बहुत शानदार है, थैंक यू। उसमें ऐसा कुछ चीज नहीं छोड़ रहा जो कम हो, सारी चीज आ रही है। अब जो कहानी है वो दूसरी है। बन्नीराम मीणा थैंक यू, नरेंद्र शर्मा थैंक यू, सुमन मौर्य थैंक यू, सुभाष चौधरी सर ऐप का क्या हुआ? ऐप का चल रहा है और अभी नया ऐप भी आ जाएगा। JRF इशिता शर्मा सर आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लगा थैंक यू, हरपुल सिंह ओके थैंक यू, ज्ञान सिंह करौली
का भी एक भाग बचा है। मैंने बताया ना, अभी कल बता देंगे, उसके 2 पन्ने रह गए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आपका आभार।